मैं आपका दोस्त मनोज कुमार। और कल की तरह आज हम लोग फिर से ऐसे क्लासेस में ये देखने वाले हैं एक टॉपिक जो आज़ादी की अमृत महोत्सव, इसकी इतनी इम्पोर्टेंस क्यों है। आज पूरा भारत इसे सेलिब्रेट कर रहा है, आज पूरे इंडिया इसे अमृत महोत्सव के तौर पर इसे सेलिब्रेट किया है। तो आखिर आज इतना इसका ये डिबेटेबल टॉपिक क्यों है, इतना डिबेट वाले टॉपिक क्यों है? क्योंकि आज़ादी के 75 ईयर्स कंप्लीट हो चुके हैं, तो एग्ज़ाम में आने की मोस्ट प्रोबेबिलिटी है। तो दोस्त, सबसे पहली बात है कि ये ऐसे कंटेंट लिखने की जो तरीका है वो डेवलप करने का थोड़ा सा मैं आपको टिप्स दूंगा। बाकी ये सभी पॉइंट मैं बताऊंगा किस प्रकार से पॉइंट कहाँ रखना है, और थोड़ा सा पॉइंट इधर बताऊंगा, ठीक है। उसके बाद आपको इंट्रो कैसे तैयार करना है, अब बॉडी का जो ऐसे का जो मेन स्ट्रक्चर होता है उसे कैसे तैयार करना है। देखो, आपकी जो शब्द लिमिट है वो बहुत कम है, आपको 250 वर्ड्स में पूरे करने हैं। अगर अधिक वर्ड में पूरा करना होता तो बॉडी स्ट्रक्चर बहुत ज़्यादा हाईली स्ट्रॉन्ग और बहुत कंटेंट डाला जाता है उसमें, ठीक है। लेकिन आपको 250 वर्ड में बिल्कुल क्रीम की तरह रख देना है, उसे जो क्रीम होगा वही रखना है। अदरवाइज अगर आप बेकार के वर्ड्स लिखेंगे उसमें तो आपको अच्छा नंबर नहीं मिलेगा। 50 में से बहुत कम नंबर मिलेगा, 20-25। अगर आपको चाहिए 35 से 40 उठाना है, ठीक है, 41 उठाना है, तो आपको इंट्रो भी क्रीम होना चाहिए, आपका बॉडी पार्ट भी क्रीम होना चाहिए। उसके बाद एक पैरा छोड़ेंगे वो भी सरकता हुआ आना चाहिए, सरकता हुआ आते हुए दिखना चाहिए। उसके बाद इंट्रो है, उसके बाद कंक्लूजन है। कंक्लूजन को हैप्पी एंडिंग के साथ एंड करना होता है। तो देखो दोस्त, लिखना कैसे, मैं इंट्रो बताता हूँ। अगर आप कॉपी कलम लिख रहे हो तो उसे लिख लेना। जैसे कि अभी मैं बताऊँ कि अमृत महोत्सव, तो आप इसे लिखो कि भारत के संदर्भ में आज़ादी के अमृत महोत्सव का एक विशेष महत्व है। आज नोट, विशेष महत्व है। आज़ादी के 75 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में भारत अपनी समृद्ध संस्कृति, अपनी स्वतंत्रता संग्राम और प्राचीन संस्कृति की महत्व की गाथा को प्रस्तुत करता है। आज भारत अपनी मजबूती के साथ दुनिया के सामने अपनी छवि को प्रस्तुत करने में आत्मनिर्भर और सक्षम है। तो आपने ये कंटेंट डाल दिया किसमें, इंट्रो में। उसके बाद आपने लिखो, उसके बाद आप लिखो पैरा चेंज करके कि आज़ादी का अमृत महोत्सव विशेषकर स्वतंत्रता संग्राम की घटना को प्रस्तुत करता है, जिसमें हमारे महान पुरुषों ने, देशभक्तों ने, उस समय के लोगों ने अपने देश को आज़ाद कराने के लिए अपनी युवावस्था से लेकर जीवन के आखिरी सांस तक अपने देश को आज़ाद करवाने के लिए उन्होंने अपने प्राण को न्यौछावर कर दिया, मतलब डेडिकेटेड कर दिया होल लाइफ, ठीक है, प्राण को न्यौछावर कर दिया। उसने ये कभी नहीं सोचा कि एक व्यक्तिगत तौर पे मेरा जो जीवन है उसकी आकांक्षा क्या है, बल्कि उन्होंने अपने जीवन को राष्ट्र की सेवा ही अपने जीवन माना। उस समय के जो समय था भारत के लिए बहुत ही विरोधाभास और दुख की समय था, लेकिन भारत उन सभी दौर को पार करते हुए अपनी स्वतंत्रता को प्राप्त किया। इसमें उस समय प्रमुख भूमिका के तौर पर निभाने वाले महापुरुषों में हमारे गांधी जी, भगत सिंह, सुभाष चंद्र बोस, ठीक है, और उस समय के जो HSRA के सदस्य थे, भगत सिंह, राजगुरु, राजगुरु इत्यादि। तो इन सभी का आपको नाम मेंशन करना है, ठीक है, इत्यादि। फिर उनके बाद कुछ शब्द को ऐसा लिखें जिन्होंने जो नारा दिया, जैसे कि महात्मा गांधी। तो आप लिखो कि उस समय महात्मा गांधी ने सत्य अहिंसा की प्रयोग किया। उस समय भारत एकमात्र ऐसा कंट्री था, एक ऐसा देश था जिन्होंने सत्य अहिंसा की मार्ग को पूरा दुनिया के सामने रखा, और दुनिया भी अचंभित हो गई इस सत्य अहिंसा की मार्ग। जिस समय पूरा दुनिया में खून की क्रांति चल रही थी, भारत सादगी के साथ अपनी क्रांति को आगे बढ़ा रहा था। वहीं तिलक जी ने नारा दिया कि स्वतंत्रता हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है। भगत सिंह ने कहा कि इस मिट्टी में हमारी प्राण बसती है और मैं इसको आज़ाद करा कर रहूँगा, ठीक है। तो इन सभी बातों को आप लिखें। आप गीता को भी कोट कर सकते हैं कि भारत की धरती पर गीता प्राचीन संस्कृति को संदर्भित करता है। गीता ने पूरा दुनिया के सामने एक विभिन्न संदेश दिया है
जो बिल्कुल अद्वितीय है, अद्वितीय मतलब सिर्फ एक, ठीक है, अद्वितीय है, तो आप इसे कंटेंट के तौर पर डाल देंगे, फिर इन्होंने लिखेंगे, फिर ये पैरा चेंज कर दीजिए आप, ठीक है। पैरा चेंज करने के बाद दोस्त आप अपनी जो मेन पॉइंट होता है उसको आप लिखते जाइए। जैसे कि आज आप आज़ादी का अमृत महोत्सव मना रहे हैं, तो आखिर अमृत महोत्सव क्यों मना रहे हैं, कितना ताकतवर हो चुका आपका भारत, क्या दिखाना चाह रहे हैं आप? तो यही दिखाना चाह रहा है भारत 75 ईयर्स कंप्लीट होने के बाद आज बिल्कुल आत्मनिर्भरता की ओर जा रहा है, दुनिया के सामने अपनी छवि को प्रस्तुत कर रहा है स्ट्रॉन्गेस्ट तौर पर। इसकी युवा आबादी जो दुनिया में, संसार में सबसे अधिक है, युवा आउटपुट, इसीलिए कहा जाता है, आप उसमें एक कोट लिखना कि इंडिया इज अ ओल्डेस्ट सिविलाइजेशन बट यूथ नेशन। भारत क्या है, एक प्राचीन सभ्यता है लेकिन एक युवा राष्ट्र है। कितना अद्भुत सेंटेंस है आप में, ठीक है। इसे डॉट कॉमा कर दो ताकि आपको अच्छा नंबर मिल सके। आप लिखो कि भारत अपनी आज़ादी से पूर्व और आज़ादी के समय इस हालत में, इस स्थिति में नहीं था कि एक राष्ट्र को बना पाए। भारत के सामने सबसे बड़ी चुनौती थी कि इस विविधता में एकता को कैसे संजोया जाए। विभिन्न धार्मिक संप्रदाय, क्षेत्रवाद, लोग, एक मराठी एक बंगाली में जितना डिफरेंस नहीं है, लोगों को मानना था यूरोप का, उससे कम हमारे यूरोप के दो राष्ट्रों के बीच है जितना एक बंगाली और एक मराठी में। बट आज एक बंगाली एक मराठी साथ में खा रहा है, साथ में घूम रहा है, ठीक है, चाहे लैंग्वेज उसका जो भी हो, और अंतिम में जय हिंद भी बोल रहा है। तो ये क्या है, डाइवर्सिटी, यूनिटी इन डाइवर्सिटी, विविधता में एकता स्थापित कर दिया। तो आप ऐसे मतलब बकवास जो है उसको आप समझने के लिए, बाकी अब एलिमेंट कंटेंट को बिल्कुल सुदृढ़ तरीके से आप सामने रखते चलेंगे, ठीक है। आप लिखिए कि भारत एक विशाल लोकतांत्रिक देश है। विशाल जनसंख्या के बावजूद भी भारत एक मजबूत अर्थव्यवस्था, मजबूत राष्ट्र के तौर पर दुनिया के सामने अपने आप को प्रस्तुत करने में सक्षम है। भारत एक नैतिक मूल्य वाला देश है, समानता, स्वतंत्रता, बंधुत्व, ठीक है, विमेन आदर्श, महिलाओं को वोटिंग का अधिकार, समानता का अधिकार, पंचायतों में 33% आरक्षण 33% आरक्षण, इन सभी मूल्यों को, इन सभी बातों को भारत ने प्रदान किया है, ठीक है। ये दिखा रहा है कि भारत कितना नवीन हो रहा है, भारत कितना नया हो रहा है। आप बताइए, जैसे सुनील एक नाम है, बता रहा हूँ मैं आपको, लिख देना, सुनील खिलवानी। इन्होंने क्या कहा कि भारत की जो प्रजातांत्रिक व्यवस्था है वो तीसरा क्रांति है। तो पहला दूसरा कौन सी है, तो आप लिख देना, पहला क्रांति अमेरिकी क्रांति था, दूसरा फ्रांसीसी क्रांति था, लेकिन भारत का जो प्रजातांत्रिक क्रांति वो तीसरी था। आप लिख दें कि चला जाना, समझने के लिए मैं बता दे रहा हूँ। प्रजातांत्रिक क्रांति इसलिए क्योंकि इतनी बड़ी कंट्री में डेमोक्रेसी लागू करना बहुत बड़ी चुनौती थी, लेकिन जहाँ महिलाएं बिल्कुल निरक्षर है, वोट देने जानती नहीं है, कतार में खड़ी है, किसको चुन रही है नहीं चुन रही इट डजंट मैटर, बट वो वोट कर रही है। तो इतनी बड़ी कंट्री में वोटिंग राइट देना बहुत बड़ी बात है। इन सभी बातों को आप ठीक से लिखिए, 250 वर्ड में कंठस्थ होकर लिखिए, और सभी पॉइंट को आप लिख लीजिए ये सब, ठीक है। विशाल आबादी के बावजूद भी सामंजस्य स्थापित करने में सक्षम है भारत। अपनी आज़ादी भी लिखिए नेक्स्ट पैरा के बाद, छोटा सा, भारत अपनी आज़ादी के समय जातिवाद, सामंतवाद, एक सामाजिक तौर पर पिछड़ापन, एक दूसरे के प्रति क्षेत्रवाद की नीति, इन सभी ने भारत को नोच रहा था। लेकिन पटेल जी जैसे महान महापुरुष ने भारतीय रियासतों को एक करके भारत को एकता के सूत्र में पिरोकर कर आज भारत को मजबूत ढांचागत एक राष्ट्र के तौर पर तब्दील किया है। हमारे महापुरुषों ने, विवेकानंद ने, ठीक है, तिलक जी ने, इन सभी इत्यादि लोगों ने भारत को संजोया है। हमारे भारतीयों ने काफ़ी कष्ट सहने के बाद आज भारत इस मुकाम पर चला आया है। उसके बाद अब लिखिए, आज भारत की इकोनॉमिक पावर, स्पेस, DRDO आसमान छू रहा है। रिसर्च के मामले में भारत लगातार आगे जा रहा है। सैटेलाइट के तौर पर भारत का मंगल जो मिशन है वो पहली बार में सफलता हासिल किया है। पांच विकसित देशों में भारत अपने आप को इस मामले में अपने आप को खड़ा कर पाया है। इनोवेशन, जाति का कमज़ोर होना, युवावस्था, जो 65% यूथ है भारत में, भारत को यूथ राष्ट्र बोला जाता है, युवा राष्ट्र बोला जाता है। भारत PPP मोड पर तीसरा रैंकर है अर्थव्यवस्था के तौर पर। आज भारत इतनी विशाल आबादी के साथ, इतनी विशाल विविधता के बावजूद भारत एक समृद्ध राष्ट्र है। भारत की लोकतांत्रिक, सबसे बड़ी लोकतांत्रिक व्यवस्था है। भारत में विभिन्न संस्थाएं, न्यायपालिका, कार्यपालिका इत्यादि विभिन्न सुचारू रूप से चलने में सक्षम है। भारत आज विश्व के सामने विश्व गुरु बनने की ओर अग्रसर है।
ठीक है, ये पॉइंट जरूर लिखना अब अंतिम में कि भारत इन सभी बातों को पूरा करते हुए आज विश्व गुरु बनने की आकांक्षा रखता है। पूरा एशिया में, पूरा विश्व में अपनी अद्वितीय पहचान, मतलब सिर्फ एक अद्वितीय पहचान रखने में सक्षम है। और आने वाले भविष्य में, जैसे कि कामना है कि 2025 तक $5 ट्रिलियन अर्थव्यवस्था, और आने वाले यूथ को स्किल इंडिया के तहत मेक इन इंडिया, मेड इन इंडिया, मेड फॉर इंडिया, ठीक है, इत्यादि कार्यक्रम को लागू करके भारत अपने आप को सर्वोच्च और सर्वश्रेष्ठ सिद्ध करने में सक्षम होगा। ठीक है, ऐसा करके आप उसे एंड कर दीजिए। मार्क्स बिल्कुल क्रीम की तरह रखिए इसे को, आपको 250 में देना है, 250 बिल्कुल क्रीम की तरह रखिए। जो मैंने पॉइंट कहा, जो मैंने बताया, आपको अगर डाउट लगता है तो उसे छोटे छोटे वर्ड में लिख लीजिए, जैसे 1 लाइनर में लिखा हुआ ना, एक एक शब्द में लिखते चले जाइए और कंठस्थ कर लीजिए। और जिस तरह प्रस्तुतिकरण बोला गया प्रस्तुत कीजिए, नीचे आइए, बॉडी ढांचा मजबूत कीजिए और फिर मस्त तरीके से। और ऑल द बेस्ट माय डियर दोस्तों। अब ये है सेकेंड टॉपिक। ठीक है, सेकेंड टॉपिक क्या है? भारत में नशीली दवाओं का बिक्री और भारत के लिए चिंता। कितनी ज़बरदस्त टॉपिक है ना, कि भारत आज एक कहने को तो युवा राष्ट्र है, 65% पॉपुलेशन यूथ है, और भारत नशे की दलदल में फंसता जा रहा है। तो ये अद्भुत ज़बरदस्त टॉपिक है, इसे आपको कंप्लीट करना चाहिए। ठीक है, जानना चाहिए और इसके विषय में फैक्ट को आपको याद करना चाहिए, ताकि अगर आपके एग्ज़ाम में ये टॉपिक पर लिखना हो ऐसे, तो आप इसको ढंग से लिख पाएँ। ठीक है, इसे ढंग से लिख पाएँ और ताकि आपको बेहतर नंबर मिले और इसके बारे में विशेष जानकारी भी हो। तो देखो दोस्त, लिखना कैसे है? भारत में बढ़ती नशीली दवाओं का भारत में बढ़ती नशीली दवाएं और उसको लेकर चिंताएं, समस्याएं क्या क्या हैं। तो समस्याएं तो बहुत सारे हैं, ठीक है, जिनको कुछ पॉइंट में लिखा हूँ, मैं आपको बताता हूँ मैं क्या लिखा हूँ पॉइंट में अभी। लेकिन इससे पहले एक ज़बरदस्त इंट्रो तैयार करना होगा आपको, जिस तरह जैसे मैं बोलता हूँ। फिर बॉडी का जो स्ट्रक्चर है, मेन पार्ट जो बॉडी का है, आप फेस बढ़िया बना दिए तो बॉडी भी तो बढ़िया बनाना होगा ना, नहीं तो फिर आपको नंबर उतना नहीं मिलेगा। उसी प्रकार से रखते हुए आपको हैप्पी एंडिंग करना होगा, कंक्लूजन बेस्ट देना होगा, तभी आपको नंबर मिलेगा। यानी इंट्रो, कंक्लूजन और बॉडी का जो मेन पार्ट है वो स्ट्रांग होना चाहिए, जो भी आपने कहा। ठीक है, तो भाई इसको सबसे पहली बात इसको लिखिए कि भारत में नशीली दवाओं का बढ़ता प्रकोप और भारत की समस्याएं। तो आप इसको इंट्रो में कैसे लिखोगे? आप इंट्रो में क्या लिखोगे? लिखो इस प्रकार से लिखो कि मादक द्रव्यों से आज पूरे विश्व चिंतित है, पूरे विश्व चिंतित है। वहीं भारत के लिए ये चिंता और भी अधिक दिखता है और अधिक गहराता हुआ दिख रहा है। भारत, आप कॉमा दीजिए, उसमें लिखिए भारत अपनी कुल युवा आबादी का 65% यूथ है, युवा आबादी है। भारत की जो मुख्य भार है इन युवाओं के कंधों पर है। यही युवा, आज का युवा हमारे कल का भविष्य है। यही भारत को एक मजबूती प्रदान करेंगे, एक दुनिया के सामने एक नई राह प्रदान करेंगे। इनके कंधों पर ही हमारा भारत का भविष्य टिका हुआ है। ठीक है, इसे एंड कर दीजिए। आपने क्या दिखाया? एक मजबूत इंट्रो, 65% यूथ, विश्व की चिंताएं, भारत की चिंताएं। भारत की चिंताएं क्यों? क्योंकि ये यूथ है, अगर यूथ मर गए तो फिर राष्ट्र मर जाएगा। इसी प्रकार से अगर बुजुर्ग अगर नशेड़ी बन जाए तो मुझे कोई दिक्कत नहीं होगा, लेकिन किसी घर का जवान बेटा अगर नशेड़ी बन जाए तो पूरा घर डूब जाएगा। ठीक है, ऐसे इस प्रकार से पूरा सोसाइटी खत्म हो जाएगी, पूरा नेशन खत्म हो जाएगा। जिस प्रकार से जब कॉलोनियल काल चल रहा था ना, ब्रिटेन का दौर चल रहा था भारत में, तो भारत में अधिक से अधिक अफीम उपजाया जा रहा था और चीनियों को बेचा जा रहा था, ताकि चीनी लोग पी कर मर जाए और उसके राष्ट्र को हम कब्जा कर लें। तो ब्रिटेन ने यही काम किया था ना, कि चीन यहाँ भारत में अफीम उपजाओ, यहाँ किसानों को मारो, अफीम उपजाओ, और भारत के किसान तो अफीम खाएंगे नहीं, ये तो बिल्कुल भूखे मर जाएंगे, खाएंगे नहीं, तो खाएगा कौन? चीनी लोग अफीम खा के पागल हो गए। पूरा पॉपुलेशन बढ़ाए जा रहे थे, देश का कुछ होना नहीं है। देश पर कितने लोगों ने, सबने उसको चीन पर अटैक कर दिया, चाहे जापान हो, ब्रिटेन हो, फ्रांस हो, ठीक है, स्पेन हो, रसिया हो, अमेरिका हो, सब ने हर को अटैक कर लिया। क्यों? क्योंकि यूथ उसका है ना, अफीम के लत में डूब चुका है। और अफीम इसलिए ब्रिटिश खिलाए थे उसको, ताकि चीन को खत्म कर दें। इसी प्रकार से भारत के संदर्भ में
आज़ादी के बाद, भारत की आज़ादी के बाद सबसे बड़ी चुनौती थी, मैं आपको बता रहा हूँ, आप इन सभी पॉइंट को कुछ लिख सकते हो, दो लाइन, इससे आपको बहुत नंबर मिलेगा। जैसे लिख देना कि ये बहुत, बीच में लिखना हो तो ये बहुत चिंता की विषय है, जिस प्रकार से आज़ादी के समय भारत में अफीम उपजा करके चीनियों को खिलाया जा रहा था, फिर चीनी की जो लैंड है, भूमि है, उस पर सभी कब्जा हो गया। ठीक है, तो ये आपको नंबर इन्हेंस करेगा। फिर ये भी लिखना, आज़ादी के बाद भारत के सामने चीन भी प्रतिद्वंदी था, और पाकिस्तान भी था, और अफगानिस्तान में जो वहाँ के गलत तत्व थे, असामाजिक तत्व थे, उनके द्वारा अफीम को लगातार पूर्वोत्तर भारत से बेचा जा रहा था। इसीलिए पूर्वोत्तर भारत को नशे में डुबा दिया गया। आज भी उसका प्रकोप है, और आज पश्चिम से, सिंध से कितना सारे अफीम यहाँ पर आ रहे हैं भारत में। तो भारत में क्या होगा, भारत इस प्रकार से डूब जाएगा। तो ये पॉइंट को आप तीन लाइन का पॉइंट आप लिख सकते हैं, उसमें आपको नंबर का इनरिचमेंट कर देगा वो, समझे आप। तो एंट्रो मस्ट दिया आपने, ये दो लाइन मैंने कहानी सुनाया, इसको आप दो लाइन एंड कर लिख सकते हो, कुछ आप नोट कर लेना। तो दोस्त पैरा चेंज करो, वहाँ से नीचे आ जाओ और लिखो, ठीक है, कि अधिकारिता मंत्रालय ने अभी एक घोषणा, अधिकारिता मंत्रालय की एक घोषणा है कि एक राष्ट्रीय कोष बनाया जाएगा। राष्ट्रीय कोष, ताकि किस लिए, ताकि युवाओं को नशा मुक्ति से बाहर किया जा सके। लगातार युवाओं में फैलता जा रहा है, युवा राष्ट्र की कर्मधारा है, इसी पर हमारे समाज की मजबूती टिका हुआ है। एक परिवार से लेकर एक राष्ट्र तक की पूरा नींव एक युवा पर टिका होता है। अगर युवा ही खोखला हो जाए तो पूरा राष्ट्र, उसके परिवार, उसके समाज और पूरा राष्ट्र खोखला हो जाएगा। और यही हमारे प्रतिद्वंदी चाहते भी हैं, और भारत लगातार फंसता जा रहा है। फिर आप लिखो कि गोल्डन ट्रायंगल और गोल्डन क्रिसेंट, ये दो टर्म जरूर लिखना, आप भूल जाओगे तो बहुत आपके लिए घातक होगा। गोल्डन ट्रायंगल और गोल्डन क्रिसेंट, ये दोनों भारत के लिए अति चिंता की विषय है। गोल्डन ट्रायंगल बोले तो दोस्त, लाओस कंट्री का नाम याद रख लो, ठीक है, आपको नंबर दो नंबर बढ़ा देंगे ये सब। लाओस, थाईलैंड, कंबोडिया, वियतनाम, ईरान, ठीक है, ईरान, अफगानिस्तान, ये है क्या है, फिर से बता देता हूँ, लाओस, थाईलैंड, कंबोडिया, ईरान, अफगानिस्तान, ये है गोल्डन ट्रायंगल, जहाँ से बहुत सारे सभी कंट्री उत्पादन कर रहे हैं अफीम का, और कहाँ बेच रहे हैं, भारत जैसे कंट्री में। क्यों, भारत के पास यूथ है, उसके पास अगर नशे के लत में लग गया तो 20 साल खाएगा, 20 साल अपने घर को बेच के खाएगा, लेकिन खाएगा जरूर। क्योंकि यूथ में ना जो खून है, उसमें अगर लत लग गया ना, घुन लग गया ना, तो खुद को जब तक नहीं मारेगा, पूरे अपने पैसा को, पूरा परिवार को डुबाएगा नहीं, तब तक छोड़ेगा नहीं। इसीलिए बेचा जा रहा है, ताकि और राष्ट्र को, भारत को भी खोखला भी किया जा सके आराम से। इसी प्रकार से ये गोल्डन ट्रायंगल से आ रहा है। वही गोल्डन क्रिसेंट में अफगानिस्तान, ईरान और पाकिस्तान। देखो, अफगानिस्तान हमारा कल तक दोस्त था, लेकिन जब से तालिबानी आ गए हैं, भारत के लिए चिंता का विषय बन चुका है। ठीक है, तो जो पाकिस्तान के कट्टरपंथी है, जो अफगानिस्तान के कट्टरपंथी है, वो दोनों मिल जाएंगे, और ईरान के कुछ सपोर्ट मिल जाए तो सोचो भारत का क्या होगा। इसी प्रकार से गोल्डन ट्रायंगल देखा आपने, गोल्डन क्रिसेंट से भी लगातार अफीम आ रहे हैं भारत में। तो गोल्डन ट्रायंगल, गोल्डन क्रिसेंट, उसे कंट्री जरूर मेंशन करना आप। लगातार भारत में आ रहे हैं। भारत के लिए जो पश्चिमी और उत्तर पश्चिम का सीमा है, वो अति संवेदनशील बन गया है। वहाँ से लगातार घुसपैठिए, ये अफीम को लेकर गलत तत्व, अफीम से कई प्रकार के कोकीन, मादक द्रव्य बनाए जाते हैं और भारत के विभिन्न शहरों में बेचे जाते हैं। जिस प्रकार से लगातार अभी अफीम को पुलिस के हाथों लग रही है। कुछ दिन पहले गुजरात में कई टन अफीम को पकड़ा गया। इसे दिखाता है कि भारत नशे की लत में लगातार डूबता जा रहा है, बहुत गहरे तरीके से डूबता जा रहा है। ठीक है, आपने ये दिखाया। इसमें अगर 50% पुरुष की आबादी है, 50% महिलाएं की आबादी है, इन दोनों को मिलाकर 65% यूथ आबादी है। अगर यूथ हमारे राष्ट्र का जो रीढ़ है टूट गया तो हमारा राष्ट्र चरमरा जाएगा। ठीक है, आपने इंट्रो लिखा, ये शब्द लिखा, जो कहानी सुनाया उसको 2-2, 3-3 लाइन लिखा। ठीक है, नंबर नहीं, आप क्रीम डाल रहे हो, क्रीम। ठीक है, ये आपने लिख दिया। फिर लिखो, एम्स की एक रिपोर्ट के मुताबिक भारत में लगभग 3 से 4 करोड़ सिर्फ भांग खाने वाले लोग हैं। भांग भी अलग से नशा है। ठीक है, गांजा भी अलग नशा है। ठीक है, चरस भी अलग नशा है। तो इन सभी नशा का आप नाम लिखिए। इन सभी के अलावे भारत में लगातार दवाओं के रूप में ड्रग्स को लिया जा रहा है। कई एक दवाएं ऐसी हैं जिसमें 50% से अधिक अल्कोहल है। वो इंसान का दिमागी और शरीर दोनों खा जाएगा।
एक तरह से उस पर कब्जा कर लेता है एक इंसान पर, एक यूथ पर, तो यूथ लगातार खोखला होता जाएगा, राष्ट्र खोखला होता जाएगा। ठीक है, फिर ये लिखा आपने, फिर नेक्स्ट सेंटेंस में लिखो, आपको यही सेंटेंस इतना लिखने भाई 200 प्लस चले जाएंगे। सिर्फ क्रीम क्रीम रखोगे तो, अब बात घुमाओगे तो 600-700 चले जाएंगे, तो क्रीम भी रखो ओनली। ठीक है, फिर आप लिखो कि एक भारत ने क्या क्या उपाय किया इसके लिए। तो भारत ने क्या क्या उपाय किया है, छोटा सा, अब नहीं लिखोगे ना उपाय क्या किया, पैरा चेंज करो फिर लिखो। ठीक है, नॉर्थ ईस्ट में भारत ने सनराइज मिशन चलाया ताकि वहाँ पर नशा को डिटेक्ट किया जा सके और नॉर्थ ईस्ट को एक सुंदर काया के रूप में जगह दिया जा सके। फिर लिखो अंतर्राष्ट्रीय संधियाँ, नारकोटिक्स ड्रग्स यूएन कन्वेंशन 1961 1961। ठीक है, ये बोलता है कि मादक द्रव्यों, कौन कौन सा कन्वेंशन है दोस्त, नारकोटिक्स यूएन कन्वेंशन 1961, तो ये याद रखना। ठीक है, ये कन्वेंशन याद रखना 1961 वाला। ये कहता है कि मादक द्रव्यों को लगातार हतोत्साहित किया जाएगा, इसे खत्म किया जाएगा। आगे की राह क्या है, आगे की राह है कि भारत में लगातार नशा को बैन किया जाना चाहिए, ड्रग्स को रोकना चाहिए, युवाओं में अवेयरनेस फैलाना चाहिए, सरकार की अपनी क्षमता को बढ़ाना चाहिए इस मामले में, ब्यूरोक्रेसी को मजबूत करना चाहिए, फौज या फिर जो आम पब्लिक है, जो पश्चिम एरिया, उत्तर पश्चिम के एरिया, वहाँ विशेष जागरूकता फैलाया जाना चाहिए। और स्कूलों में, कॉलेजों में एक अवेयरनेस कैंपेन करना चाहिए ताकि यूथ हमारे बच सके, और अगर इसे कोई प्रमोट कर रहा हो तो पुलिस को इन्फॉर्म कर सके। कितना मस्त लिखा आपने। फिर छोटा सा एक लाइन लिखो कि जिस प्रकार से भारत के बिहार जो इतना पिछड़ा होने के कारण भी आज शराबबंदी कर चुका है, उसे राजस्व की चिंता नहीं है, उसे अपने यूथ की चिंता है, लोगों की चिंता है। भारत के संविधान आर्टिकल 47 नशा को बैन करने की बात करता है। ये 2 पॉइंट अंतिम मेंशन करो। इस प्रकार से भारत के लिए अद्भुत समस्या तो है, लेकिन इसे निराकरण भी किया जा सकता है। आपने लिख दिया माय डियर, तो ये ज़बरदस्त हो जाएगा। ऑल द बेस्ट।